कल देखो, अब फिर आपकी मॉडल समझ में आया था ना कि किस तरह से टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना है। हमें सिंपल ये करना है, कोई भी टेस्ट केस पढ़ेंगे तो टेस्ट केस कोई भी होगा वो कहेगा ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, तो वो जो भी काम होगा वो एक पेज पे नहीं होगा, कई पेजेस से होके गुजरेगा। जो टेस्ट केस है कह रहा है लॉग इन करो, फिर वहां जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, तो कई पेजेस से होके गुजरेगा। पहले तुम लोग कोड सीधे टेस्ट केस में ऑटोमेट कर दिया करते थे, अब तुमको ऐसे नहीं करना है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा टेस्ट केस कितने पेजेस से होके गुजर रहा। बस तुम्हें इतना करना है कि हर पेज के लिए एक क्लास बनानी और उसमें जो वर्क करना है उसके लिए क्या बनाना है, मेथड, और टेस्ट केसेस को टेस्ट केस में उसे क्या करना है, कॉल। और सबसे बड़ा बेनिफिट उसका तुम्हें क्या मिलने वाला है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि अगले टेस्ट केस में जब उसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें वो कोड लिखना नहीं है, सीधे पेज में मेथड बना है, उसे क्या करना है, कॉल करना। क्लियर है ये? तो आपको ये बताना भी है, आपसे पूछेंगे कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो आप इम्प्लीमेंट किए हो इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, क्या, रीयूजेबिलिटी। क्या है? रीयूजेबिलिटी है ना। तुम्हारे लिए तुम्हारा क्या हो रहा है, जो कोड तुमने लिखा भाई पेज वाइज चीजें बना दोगे तो कई टेस्ट केसेस में यूज होंगी। तो क्या चीज हो, वो जो भी मेथड होगा, जो भी कोड होगा, वो बार बार क्या होगा, रीयूज होगा कि नहीं होगा। अदरवाइज वही कोड तुम बार बार लिखते। तो सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है तुमको, रीयूजेबिलिटी। और दूसरा बेनिफिट, बिल्कुल ट्रेसी, क्या है इस पर देखो, ट्रेसीबिलिटी। ट्रेसीबिलिटी का क्या लेना क्या मतलब है, देखो सबसे बड़ी चीज समझो ये, हम लोग चीजें ऑटोमेट कर देते हैं, फिर टाइम के हिसाब से हमें जब कुछ बदलाव हो, जैसे मान लो हमने ऑटोमेट कर दिया क्रिएट अकाउंट वाला सिनेरियो और सब कुछ, कल को क्लाइंट ने क्या कहा, अकाउंट की फंक्शनलिटी में कुछ क्या करवाया, चेंज करवाया। मान लो उसने अकाउंट की फंक्शनलिटी में, क्रिएट अकाउंट में, मान लो वहां पे कोई चीज उसने क्या करवा दी, ऐड करवा दी या कुछ करवा दिया। तो अब तुम्हें भी तो अपनी, देखो ध्यान याद रखना, जब एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट पे कुछ चेंज होगा, जो कुछ पुरानी चीज बदलेगी, तो दो लोगों के ऊपर काम आएगा, एक तो मैनुअल टेस्टर, एक तो डेवलपर के ऊपर आएगा, तो उस चीज को वो बनाएगा, मैनुअल टेस्टर के ऊपर भी आएगा, जो टेस्ट केस उसने पहले करेगा, और तीसरा ऑटोमेशन टेस्टर के ऊपर भी काम आएगा, जो ऑटोमेट किया था, जो स्टेप्स लिखे थे, अब उसे क्या करने होंगे, उसे बदलाव करना। अब कहाँ करें, रिक्वायरमेंट में फलाना, अब जैसे ये हुआ क्रिएट अकाउंट पेज पे कुछ चेंज होता है। अब ऐसे तुम अगर मान लो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या ऐसा कुछ नहीं किए होते, सीधे टेस्ट केस में कॉल करके क्या किए होते, जेनेरिक मेथड कॉल करके ऑटोमेट किए होते, अब तो तुम्हें पता ही नहीं चलता ना कि आखिर ये चीज कहाँ हुई है। तुम्हारे लिए ढूंढना ही बड़ा क्या होता, मुश्किल होता। लेकिन सोचो तुम्हारे पास पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, क्रिएट अकाउंट पेज है, तो क्रिएट अकाउंट पेज नाम की क्या बना रखी है, क्लास। क्रिएट अकाउंट पेज पे जो काम करना था उसके लिए बना रखे हैं मेथड। अब एप्लीकेशन में चेंज हुआ है, क्रिएट अकाउंट पेज में तुम्हें कुछ नहीं करना, पूरे ऑटोमेशन में हर जगह झांकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अकाउंट पेज है तो भैया वो ये क्रिएट अकाउंट की दिक्कत आ रही है, क्रिएट अकाउंट के लिए हमने क्रिएट अकाउंट पेज नाम की क्या बनाई है, क्लास, और जो कोड लिखा होगा सब वही लिखा होगा। फिर वहीं जाके तुम्हें ढूंढना है कि कहाँ चेंज करना है और कहाँ चेंज नहीं करना। क्लियर है ये बात? तो मतलब क्या है कि एप्लीकेशन में अगर कुछ चेंज होगा तो तुम जान जाओगे कि तुम्हें अपने कोड में कहाँ चेंज करना है। तो ट्रेस करना, ट्रैक करना क्या है, इजी है, आसान है कि आखिर उस चीज को जिसमें तुम्हें काम करना है। क्लियर है? और सीधी बात है, रीयूजेबिलिटी होगी, ट्रेसेबिलिटी होगी, तो अपने आप एक चीज आएगी क्या, मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, वो चीज क्या होगी, मेंटेनेबल भी होगी भाई, जो चीज क्या होगी। तो ये बेनिफिट्स है, याद रखना इसको, रीयूजेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। और एक चीज
यूजिबिलिटी मतलब क्या, इजी टू यूज। मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या, इजी टू मेंटेन। ट्रेसेबिलिटी का मतलब इजी टू ट्रेस है, ये है ना। तो ये देखो यूजिबिलिटी का क्या है, तो बना दे तो अगर कोई ऑटोमेट करेगा तो उसके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी ना। पहली बात तो ये देखो, ये टेस्ट केस ध्यान से देखो, ये जो ऑटोमेट हुआ है इसको कोई भी देखे तो उसको एक हाई लेवल पे बात समझ में आ रही है कि नहीं, देख के समझ में आ रहा है कि लॉगिन कर रहा है, फिर नेविगेट को क्या कर रहा है, अकाउंट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिलअप अकाउंट, इन्फो कर रहा है, फिर इसके बाद क्लिक सेव बटन कर रहा है। तो बताओ ये समझना ज्यादा आसान है ना, बजाय कहीं सेंड की इसलिए कैसे लिखा होता तो क्या होता, इसे यूज करना उतना क्या होता, उतना आसान नहीं होता। ये चीज भी कह सकते हो। एक चीज और, क्या रीडेबिलिटी, क्या है, इजी टू रीड है। अपने टेस्ट केस जो ऑटोमेट किए हो टेस्ट केस, उसको समझना, रीड करना आसान है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसने टेस्ट केस को कुछ बातों में तोड़ रखा है और वो बड़ी बड़ी बातों में तोड़ रखा है, उनके अंदर उसके स्टेप्स लिख रखे हैं। देखो समझना आसान है कि नहीं, लेकिन मेन बेनिफिट्स ये तीन है, रीयूजेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो ऑटोमेट हो रहा है, कोई इशू इसमें। अब आप लोग भी ऑटोमेट कर लोगे, इस तरह से कर लोगे ना। बस आपको चीजों को पेज वाइज करनी, इसलिए मैंने बोला था कि अकाउंट्स का हमने कर दिया है, लीड्स का तुम लोग करो और यही सेम प्रोजेक्ट आपस में शेयर कर लो। अच्छा, लेकिन एक चीज ये देखो, हाँ नहीं, जैसे अगर मान लो हमें तुम्हें देना होगा तो हम तुम्हें क्या देंगे जानते हो, पूरा वर्क स्पेस नहीं देंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये प्रोजेक्ट जहां पे है वहां जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, जिप करेंगे, है ना। इसको शो मोर ऑप्शंस करो, सेंड टू, और क्या, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। देखो एक जिप फोल्डर बन गया कि नहीं, 26 KB। यही 26 KB का हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे और हम तुमसे ये उम्मीद करेंगे, ठीक है, ये उम्मीद करेंगे कि तुम इस प्रोजेक्ट को लो। जैसे मान लो अपने डेस्कटॉप पे तुमने क्या किया, उसे कॉपी करके क्या किया, पेस्ट किया है, तो इसे राइट क्लिक किया तुमने, राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे देखो एक ऑप्शन आएगा, क्या, एक्सट्रैक्ट ऑल। ये देखो एक्सट्रैक्ट होके आ गया। डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है POM बेस्ड फ्रेमवर्क 2, उसके अंदर है POM बेस्ड फ्रेमवर्क, यही प्रोजेक्ट, यही फोल्डर जो है क्या है, प्रोजेक्ट। अब इसे तुम कैसे यूज करोगे, एक काम करो, ध्यान से अच्छी चीज आज ये देखो। चलो यहाँ से कर देते हैं क्या, इसे डिलीट। अब तो नहीं है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको फाइल में जाते और क्या करते, इंपोर्ट पे क्लिक करते। कहाँ रखे हैं हम, डेस्कटॉप पे ना, तो हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस में जाते हैं, ब्राउज में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। कौन सा फोल्डर था, POM बेस्ड फ्रेमवर्क 2, इसके अंदर जाते, इस फोल्डर को ब्राउज करते। क्यों, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर क्या है, डॉट सेटिंग्स और सिलेक्ट फोल्डर, जानते हो। अब फिनिश करेंगे तो ये प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट था, क्या हो जाएगा, इंपोर्ट करें, क्या कि नहीं, आगे जो भी था, जो हटा था, वो क्या हो गया, आ गया कि नहीं, आ गया, इस तरह से। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, जानते हो ये प्रोजेक्ट कहाँ रखा था, डेस्कटॉप पे ना, जानते हो अब भी कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे, इस वर्क स्पेस के अंदर नहीं है। हाँ, इस वर्क स्पेस के अंदर नहीं है। एक प्रोजेक्ट जब तुम इंपोर्ट करते हो तो वो जहां पड़ा रहता है वहीं से बस क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है, दिखने
वही रहेगा। ये चीज देखो जरा, कौन सा फ्रेमवर्क था, यही था शायद, जो भी था। अंदर जाके वर्क स्पेस में जाके जरा चेक करो, वर्क स्पेस में वो प्रोजेक्ट है, डिलीट किया था ना, यहां से नहीं डिलीट किया था। कौन सा प्रोजेक्ट था? तो दोनों का नाम सेम ही है। अच्छा ये जिप्ड है, ये कंप्रेस है, यहाँ पे दिख रहा है ना, मान लो यहाँ से भी हम क्या कर दें, डिलीट कर दें। अब बताओ, चलो कर दिए, यहाँ से भी डिलीट कर दिए। गया प्रोजेक्ट ने, यहाँ से वहां से गया, देखो गया ना, क्योंकि ये तुम्हारे वर्क स्पेस के अंदर वाले प्रोजेक्ट को नहीं पॉइंट कर रहा है। किसे पॉइंट कर रहा है? डेस्कटॉप वाले। ये जरा बड़ी बेसिक बातें समझना है। एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट करो तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे वर्क स्पेस के अंदर हो, वो कहीं भी हो, तुम उसे इंपोर्ट कर पड़ा रहेगा। जो काम यहाँ करोगे सेव जाके कहाँ होगा? वही होगा, डेस्कटॉप पे जहां ये पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये मान लो यही वाला प्रोजेक्ट था, यही था, लेकिन ध्यान से देखना, इंपोर्ट करने में एक ट्रिक और है। अगर इंपोर्ट करो, कहाँ पे है? कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे है ना, ये अंदर है ये, और अब करो यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ एक चेक बॉक्स क्या है, कॉपी प्रोजेक्ट्स इनटू वर्क स्पेस। अगर ये चेक बॉक्स चेक कर दोगी, डेस्कटॉप इंपोर्ट ही नहीं करेगा, वर्क स्पेस के अंदर उठा के कॉपी भी कर देगा। इंपोर्ट किया होगा लेकिन इस चेक बॉक्स को चेक नहीं किया होगा, इसलिए जहां पड़ा था वहीं से इंपोर्ट कर दिया। चीजें सेव करते सब वहीं होती, लेकिन अब ये जब चेक बॉक्स चेक कर लिया तो उस प्रोजेक्ट को वहां पहले यहाँ क्या करेगा? कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा। तो अब पॉइंट करेगा तो किसे पॉइंट करेगा? किसे पॉइंट करेगा? अब तो वर्कस्पेस के अंदर कॉपी करके रख लिया ना, डेस्कटॉप वाला डेस्कटॉप पे पड़ा है, लेकिन इसने कॉपी करके कहाँ रख लिया? वर्कस्पेस में। ये लेकिन कॉपी तब करेगा जब वो चेक बॉक्स क्या करो, ना वर्कस्पेस वाले के अंदर ये है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई थी कि इस तरह से पेज ऑब्जेक्ट मॉडल चल रहा था। जरा ध्यान देना, एक वैलिड लॉगिन मेथड बनाया है, ये किस लिए बनाया है? लॉगिन करने के लिए। एक मान लो और बना दें, कौन सा? इनवैलिड लॉगिन, जो लॉगिन न करे। कुछ सिनेरियो ऐसे, तो उसमें क्या करेंगे? यूजर नेम पासवर्ड क्या डाल देंगे? गलत डाल देंगे। तो दो मेथड बन गए कि नहीं? लेकिन ध्यान से देखना, हर मेथड, यहाँ पे कोई भी मेथड, देखो पेज वाइज जो तुम मेथड बना रहे हो उसमें पेज वाली फंक्शनैलिटी को ऑटोमेट करो। पेज की जो फंक्शनैलिटी ऑटोमेट होगी वहीं उसमें कहीं क्लिक करना होगा, कहीं सेंड कीज करना होगा, कहीं कोई वैल्यू क्या करनी होगी? सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से अलग अलग काम होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो ये काम करने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जेनरिक मेथड्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? जेनरिक मेथड्स। और जेनरिक मेथड्स कहाँ रखे हैं? वेब यूटिल या जेनरिक मेथड कौन सा है? ये है। ये तो जरूरत किसकी पड़ेगी? हमने नाम जेनरिक मेथड्स नहीं रखा था, हमने क्या रखा था क्लास का नाम? वेब यूटिल। तो वेब यूटिल के अंदर जेनरिक मेथड रखे हैं कि नहीं? तो भैया उसके मेथड सारे नॉन स्टैटिक हैं, कॉल करना है तो वेब यूटिल का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए देखो, हर मेथड, जितने मेथड यहाँ बने थे, सारे मेथड अपने पास आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट में किसका ऑब्जेक्ट लेते हैं? बताओ, बिना इनके कोई काम होगा? भाई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसे काम करोगे? और वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तुम्हें ऐसा भी नहीं सोच सकते कि सर जी नया बना लेंगे। वेब यूटिल के कितने ऑब्जेक्ट आपके पास रहेगा? एक ही। भाई नया ऑब्जेक्ट बनाओगे वेब यूटिल का तो उसके पास ड्राइवर वेरिएबल क्या होगा? अलग होगा, है ना?
देखो जरा ध्यान से भाई, इस चीज को समझ लो। ये आपकी आंख के सामने है। हर मेथड, जेनरिक मेथड का हर मेथड आर्गुमेंट में क्या मांगता है? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। और वेब यूटिल का जो ऑब्जेक्ट है, वेब यूटिल के भाई अंदर याद है कि नहीं, वेब ड्राइवर का क्या है? वेरिएबल है। नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ड्राइवर की क्या बन जाएगी? नई कॉपी बन जाएगी ना। तुमको तो अपना जो ब्राउजर लॉन्च किया उस पे लॉग इन करना है कि ब्राउजर अलग लॉन्च करोगे, लॉग इन अलग करोगे? और नहीं ना, उसी ब्राउजर वहां पे करोगे। ब्राउजर कहां से पाओगे? वो ऑब्जेक्ट है ये ड्राइवर। तो इसलिए ध्यान से देखो भाई इस चीज को। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने लॉन्च ब्राउजर कॉल किया। तो जो ये ऑब्जेक्ट बना उसी के थ्रू ब्राउजर लॉन्च हुआ है ना। तो जो ऑब्जेक्ट बना है उसके पास जो क्रोम ड्राइवर का क्या है, और उस वेब ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, उस ड्राइवर के अंदर वेब ड्राइवर का क्या पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। देखो अब तुम सोचो कि सर जी हम आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करना है, हम क्या करेंगे? हम ऐसे वो कर लेंगे, नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अरे कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन चलेगा थोड़ी नहीं है, क्योंकि ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वेब यूटिल का, उसके लिए तो ड्राइवर की वैल्यू क्या होगी? नल होगी ना। तो जहां इस्तेमाल होगा क्या फेंकेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्ट है ये वाला। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम लॉन्च ब्राउजर मेथड कॉल कर रहे हो ना। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब लॉन्च ब्राउजर कॉल करोगे तो ड्राइवर क्या होगा? इनिशियलाइज होगा। दो वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दो ड्राइवर होंगे ना। इसलिए भैया ये गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं कि मेथड कॉल करना है तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना लो। अरे नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ड्राइवर नल होगा ना, तो काम कहां करेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी वजह से देखो हमने क्या किया, यहां पैरामीटर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे भाई। अब देखो वही ऑब्जेक्ट जो यहाँ बना है वही हम यहाँ एज ए आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं? पास। क्लियर है ये बात? तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट आपको भैया चाहिए अपने हर पेज क्लास के अंदर, इसमें नहीं चाहिए भैया। जितने बनाओगे पेज वाइज क्लासेस के अंदर जितने भी मेथड बनाओगे सब में जेनरिक मेथड कॉल करना है ना। तो वेब यूटिल का नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे या जेनरिक मेथड का नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। जो बनाए हो वही तुमको यहाँ कोई भी व्यवस्था करके अंदर भेजना है। और तुम्हें पता है यहाँ से कोई वैल्यू किसी मेथड को कॉल करें और उसके अंदर भेजे तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, उसके लिए कौन सा कंसेप्ट होता है? पैरामीटर वाला, आर्गुमेंट वाला। अब लेकिन एज ए आर्गुमेंट तभी भेज सकते हो जब मेथड के अंदर पैरामीटर यहाँ बनाए गया। और एक चीज जानते हो, ध्यान से समझना इस बात को। मान लो लॉगिन पेज क्लास के अंदर हम 20 मेथड बनाए। कितनी? मान लो लॉगिन पेज के अंदर कितनी फंक्शनलिटी है? 20। तो मेथड भी कितने बनेंगे? 20। और हर मेथड में तुमको वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा, नहीं तो मेथड काम कैसे करेगा? मान लो एक पेज हम बनाए, एक क्लास बनाए, एक पेज क्लास, उसके अंदर 40 मेथड बना रहे हैं। तो 40 के 40 मेथड में एक आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा। क्या? यही वेब यूटिल का क्या ऑब्जेक्ट। नहीं भेजोगे तो काम नहीं होगा। क्लियर है ये बात? बोलो भाई। है? और एक चीज ध्यान देना होगा, जब जब तुम कॉल करोगे मेथड तब तक तुम्हें वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट में भेजना पड़ेगा। है क्या? हाँ क्लियर है ये? बोलो। कोई कंफ्यूजन इसमें कि भैया मेथड के अंदर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, वो आर्गुमेंट रखा, कॉल करोगे तो यहाँ से भेजोगे। लेकिन एक चीज ये देख रहे हो, अब कोई भी पेज वाइज मेथड कॉल करोगे, किसी भी पेज क्लास का मेथड कॉल करोगे तो आर्गुमेंट में क्या भेजोगे? मान लो किसी पेज, एक कोई पेज क्लास है, उसके हम 4 मेथड कॉल करते हैं तो हमें 4 बार क्या भेजना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट जो है एज ए ऑब्जेक्ट। इसे चाहिए क्या? ध्यान से देखना इस बात को, आखिर इसे चाहिए क्या? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। जरा अब ध्यान से एक चीज देखते हैं, याद करो सब लोग। अगर ऐसे लिख दे तो
पहले बताओ एरर चली गई कि नहीं, एरर चली गई कि नहीं, ये बताओ सब। अब तो बिना आर्गुमेंट के काम हो रहा है, बोलो। तुमको एक कंसेप्ट हम बहुत पहले ही सिखाए थे, जब वही ऑब्जेक्ट सबको चाहिए तो एज ए आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? तो क्या बना दो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दो और उस क्लास के अंदर सारे मेथड्स के अंदर आराम से क्या कर लो। एरर चली गई ना, एरर तो चली गई लेकिन कोड ही नहीं चलेगा। समझने वाली बात है। बोलो क्यों नहीं चले? अभी हम चला दे कोड चल नहीं पाएगा। कल भले चल रहा था, आज नहीं चल सकता ये। चलो चला के देखते हैं। एरर क्यों दे रहा भाई? कह रहा है कि अब तो आपने वहां से पैरामीटर हटा दिया है, लेकिन चला के देखिए रनर कहाँ है। यही था ना, चलो भाई रनर देखते हैं, चलाते हैं, देखते हैं चलता है। ब्राउजर लॉन्च करेगा, यूआरएल हिट करेगा, लेकिन लॉगिन नहीं करेगा, एक्सेप्शन मार देगा। कौन सा? नल पॉइंटर। जरा फिर ध्यान से पकड़ो, क्यों आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन? आया ना, क्यों आया? देखो ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये मेथड कॉल हुआ, ठीक है, फिर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, फिर वेब यूटिल का जो ऑब्जेक्ट बना उसके लिए ड्राइवर की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसके लिए वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? नल है ना। लेकिन जैसे ही wu.launch ब्राउजर चलेगा तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो ड्राइवर होगा वो नल नहीं रह जाएगा, उसके अंदर क्रोम ड्राइवर या किसी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलो भैया यहाँ तक भी बात सही है। फिर चला wu.open URL, तो जब wu.open URL चला तो ड्राइवर भाई wu के लिए जो भाई ऑब्जेक्ट बना था उसमें ड्राइवर की वैल्यू तो आ गई थी ना, तो यहाँ ओपन URL ये driver.get भी आराम से चल लेगा। अब लेकिन ध्यान से देखो मामला कहाँ फंसेगा। यहाँ क्या होगा? लॉगिन पेज क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। बनेगा? बताओ, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके वेरिएबल भी क्या होते हैं? लोड होते हैं कि नहीं? नॉन स्टैटिक। ये वेरिएबल लोड होगा तो wu के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? नल आएगा ना भाई, बोलो। चलो तो तुम देख रहे हो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर एक वेरिएबल है क्या? जिसकी वैल्यू क्या है? नल। अब lp डॉट कौन सा मेथड चला? वैलिड लॉगिन। जब वैलिड लॉगिन यूज चला तो इसने यहाँ क्या यूज किया? क्या यूज किया? यहाँ w यूज किया ना, तो w तो नल है नया, तो क्या देगा? लेकिन जब यही ऐसे किए थे भाई, देख लो, जब ऐसे किए थे तब ये wu नल नहीं है। कोई इसको कॉल किया था तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट इसके पास भेजा था ना। देखो अब क्या हो रहा है, कोई यहाँ से wu का क्या भेज रहा है? ऑब्जेक्ट, और जो कि नल नहीं। आप समझ में कुछ आ रही है? ध्यान देना, तुमको चाहिए वेब यूटिल का क्या? ऑब्जेक्ट। तभी मेथड कॉल करो, और ये भी नहीं कि 20 बार बनाओ। जो ऑब्जेक्ट बनाए हो, जिसके थ्रू तुम लॉन्च ब्राउजर कॉल किए हो, उसी के ड्राइवर में सब कुछ पड़ा है, तो वही तुमको अंदर यहाँ भेजना है। ये तुमको हमने दिखाया ना, ऐसे जुगाड़ लगा के कर तो दिए थे, ऐसे कर तो दिए थे, कंपाइल भी हो रहा है, लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा क्योंकि यूज करेगा किसको? ये इस wu को ना, और ये wu तो क्या है? नल है नया। आई रही बात समझ में कुछ? फिर लेकिन जरा ध्यान से देखो। हाँ बोलो। हम तो बढ़िया है यार, ठीक है, हाथ मिलाए। नहीं सर, आगे गुरु, आगे गुरु फिर बात। तो भाई गुरु से हाथ नहीं मिला सकते? बिल्कुल मिला देते। देखो भाई मेन यही है, ये वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट।
अगर ये पेज वाइज क्लास के अंदर मेथड्स के अंदर नहीं पहुंचा तो फिर काम नहीं हो सकता। इसीलिए इस तरह से लिख देने से बात कंपाइल तो हो गया लेकिन चलेगा नहीं। एनी हाउ ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ बना है ये वाला, ये अंदर पास करोगे तभी बात बनेगी। नया ऑब्जेक्ट बना लो या ऊपर डिक्लेयर कर लो, इससे बात नहीं बनेगी। क्लियर हो सब लोग? ये सोचो ये क्या है, क्लास नाम क्या है, लॉगिन पेज। ये वेरिएबल का नाम w ही रखना जरूरी है, ये रख सकते हैं। चलो नाम चेंज कर देते हैं, w क्या, लेकिन अब भी क्या ये चलेगा? बाय डिफॉल्ट तो इसमें क्या है, नल ही है, ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर ये चलेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही फेंकेगा। और चाहिए यहाँ हमें इस वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ चाहिए कौन सी क्लास है, लॉगिन पेज। जरा ये बताओ सब लोग, लिखें हम अगर क्या पब्लिक, कोई वाइड नहीं लिखे, सीधे क्लास का नाम। तो बताओ ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। इसी को तो बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता हो वही क्या है, कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये बताओ कंस्ट्रक्टर क्या पैरामीटराइज नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बताया गया है ना। मान लो ये कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में मांगता है किसका ऑब्जेक्ट, वेब यूटिल का। ध्यान से देखो, तो मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? भाई ये तो कंस्ट्रक्टर बनाने वाला, हमने कहा वेब यूटिल का, हम भी बेवकूफ नहीं कहा वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों दिमाग इतना लगाया? अच्छा लेकिन अब क्या होगा बताओ, अब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ऐसे ही सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता ना भाई। देखो ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एरर आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर किसी क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ तो पैरामीटर भी भेजना पड़ता है। और क्या भेजोगे, क्या मांग रहा है इसका कंस्ट्रक्टर, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट नया। तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है तो ये डब्ल्यू यहां से भेज दो। अब क्या होगा बताओ, जरा ध्यान से देखो। अब जरा रन करेंगे, जब आएगा यहाँ, जब पहले क्या चलेगा भाई, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तो यहाँ बन ही चुका है, बन चुका है कि नहीं बन चुका है। इसके बाद जब ये लाइन चलेगी न्यू लॉगिन पेज, तो क्या होगा, लॉगिन पेज क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो चलेगा क्या, कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट में क्या जाएगा, w मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट बने यहाँ पे जाएगा वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। और अगर हम यही दिमाग लगा के लिख दें w ऑब्जेक्ट बराबर w, अब क्या होगा बताओ, जो ऑब्जेक्ट वहां से हम भेजे वो आएगा यहाँ, और वो यहाँ कहाँ आ जाएगा, w ऑब्जेक्ट पे, जो कि पहले क्या था, नल था। लेकिन ध्यान से देखो अब क्या होगा, जैसे ही न्यू लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा, w भाई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तो एज आर्गुमेंट जा ही रहा है, वो चला जाएगा कहाँ, w ऑब्जेक्ट पे, जो कि पहले क्या था, नल था, लेकिन अब नल नहीं रह गया। अब यही तुम्हारा कोड चलेगा भाई, चला के देख लो। और क्या किस परेशानी से बच गए, इस परेशानी से बच गए कि बार बार जो तुम्हें पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स में आर्गुमेंट भेजना पड़ता था ना, अब वो भेजने की जरूरत नहीं है। सीधे ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आर्गुमेंट भेजो, वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कंस्ट्रक्टर से उस वेरिएबल में चला जाएगा, और उस क्लास क्या कर रही है, यूज कर रही है। देखो ध्यान से, सब आंख के सामने है आपकी। क्लियर है ये? और अब आपको बार बार आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यही ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बना है वही कहाँ गया, कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर से कहाँ चला गया, इस वेरिएबल। अब ये वेरिएबल नल नहीं रहा, अब चला के देखो एकदम परफेक्टली चलेगा बिना किसी दिक्कत के। बस लेकिन अब ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें,
जब भी लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तुम्हें एज ए आर्गुमेंट पास कर, और उससे बच नहीं सकते भाई। कभी सोचो कि हम नहीं भेजेंगे, तो तुम्हें पता है ना कि अगर किसी क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट तो आपको भैया वो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर तो आपको भेजना ही पड़ेगा, नहीं भेजोगे तो ऐसे एरर आए। और इवन कर्सर ले जाओ बोलेगा भी, क्या कह रहा है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच लॉगिन पेज वेब यूटिल। कह रहा है कि भैया लॉगिन पेज के पास कंस्ट्रक्टर है, उसको ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, वेब यूटिल, और तुम्हारे पास बना तो है। है ना, जरा ध्यान से देखो इस चीज को। मतलब पहले क्या हो रहा था, एक क्लास में अगर 20 मेथड होते तो 20 में पैरामीटर भेजना पड़ता ना। अब क्या जुगाड़ हमने लगा दिया कि जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वही भेजना, कोई झंझट नहीं, परफेक्ट सोल्यूशन है। आप समझ में आ रही है ये? अच्छा, एक चीज और याद आ गई है, हमने नाम बदल दिया। सिर्फ WU रखे थे, अब दिक्कत हो जाती, इसलिए नाम बदला। अब जानते हो, देखो वेब यूटिल नाम का यहाँ WU नाम का वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर्ड है, WU नाम का वेरिएबल अंदर भी है, तो मेथड के वही कंस्ट्रक्टर के अंदर वाला मिलेगी है, प्रेफरेंस मिलेगा, तो ये वाला इनिशियलाइज नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, नल ही आएगा। अब चला के देख लो, एक अच्छा पहले नहीं चलाए थे क्या, पहले वाला देखो ऑप्शन, पहले तो ये वाला था, ये वाला तो कुछ चला था, चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं खुद ही बंद किया है। लेकिन अगर ऐसे करते भाई तब वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, अब चलाओ, एरर आ गई क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ गई भाई? अगर यहां से वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तो जो असाइन हो रहा है वो इसी पे असाइन होगा, क्योंकि अगर सेम नेम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो तो वो इसको प्रेफरेंस देता है, लोकल को, इसलिए हमने नाम क्या रखा था। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो नहीं, नाम भी सर अलग नहीं रखना चाहते, और फिर भी यूज करना। ये चीज भी आपको पढ़ा रखी है, इसी कंसेप्ट के लिए तो आपको इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था, दिस चीज बताई होगी। अब ये दिस डॉट WU लिख दिया तो मतलब क्या, जैसे देखो अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो उस इस WU पे जाएगा, ऐसे लिख दोगे तो आएगा जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट वो जाएगा इस WU पे जिसको सब लोग अंदर यूज कर रहे हैं। इसीलिए जब भी कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है, नाम दोनों का सेम होता है, तो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है, नाम सेम है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पहले क्या लगा दिया, वर्ड दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अब जानते हो, अब यही सेम ट्रिक आपको हर पेज क्लास के साथ करना है। मतलब आपको जाना है, जितने यहाँ बने हैं, जैसे एक लॉगिन पेज हमने कर दिया, अब एक होम पेज है, यहाँ पे भी एक क्या होगा, बस सेम वही पब्लिक, और होम पेज वही क्या, कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंट में ले लो क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। अगर इसी नाम से यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लो प्राइवेट टाइप का, जिसको तुम इस क्लास के अंदर आराम से क्या कर सको, यूज कर सको, वेब यूटिल WU, और फिर यहाँ लिख दो क्या, दिस डॉट WU बराबर, और
और ये आर्गुमेंट हटाओ, कोई जरूरत नहीं। अब इस क्लास के किसी भी मेथड को आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। अब ये चेंज आपको हर जगह जाके करना होगा। चलो ये कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट। कौन सा है ये, लीड्स का लैंडिंग पेज है ना, तो यहाँ भी आओ, कंस्ट्रक्टर का नाम तो यही रखना चाहिए ना, तो यही बस कॉपी करके क्या कर दें, पेस्ट। और ये जो आर्गुमेंट है ये क्या कर दें, हटा दें। सब लोग किसको यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, तब ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसके पास आ जाएगा। तो भैया आपको अब यही काम क्या करना है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पेज है ना, यहां भी करना है। ये पैरामीटर वाला चक्कर दो हमेशा, सॉरी, पैरामीटर वाला चक्कर मेथड से हर बार हमेशा के लिए क्या कर दो, दो। और इसको भैया ढंग से समझ लो। मेथड है, सबसे पैरामीटर हटाओ और यूज करना अब क्या हो गया, और आसान हो गया कि नहीं हो गया। ये अब इस तरह से यूज होगा। याद रख लो, कोई भी पेज क्लास होगी सबको वेरिएबल का ऑब्जेक्ट चाहिए। चाहो तो ये बेवकूफी कर लो कि हर मेथड में भेज लो, चाहो तो कंस्ट्रक्टर के सहारे एक वेरिएबल में डलवा दो नॉन स्टैटिक, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल से कह दो पूरी क्लास के मेथड से कह दो वही नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या कर लो। इंटरव्यू में कई बार पूछेंगे कि जेनेरिक मेथड का ऑब्जेक्ट तुम अपने पेज क्लासेस में कैसे यूज करते हो, तो तुम कह दो कि हमने जितनी पेज क्लासेस हैं सब में क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी टाइम पे हम क्या करते हैं बात। लेकिन देखो अब यहाँ एरर आ रही होगी, अब देखो यहाँ क्या अंतर आएगा। अब तो पहली बात तो यहाँ तुमको भेजना नहीं, लेकिन जब न्यू होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ तुमको वेरिएबल का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि अब हर क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड क्या है, कंस्ट्रक्टर है, मेथड के अंदर आर्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं। अब ऐसा हो गया तुम्हारा। कौन सा मेथड है भाई ये, इनको भी जरूरत नहीं है, इनको भी जरूरत। ऐसे ही ये लोग भी है ना, वेरिएबल का ऑब्जेक्ट अब कहाँ भेजना है हमें, बस पेज का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, हमें मेथड में भेजने की जरूरत नहीं है। क्या ना आपका, अब मन करे चला के देखो, बढ़िया से चलेगा भी और झंझट भी क्या रहेगी, कम रहेगी। चल रहा है, एकदम परफेक्ट है। ये आपका क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज वाइज क्लासेस के अंदर चीजों को कर रखा है, और पेज वाइज क्लासेस को जो वेरिएबल चाहिए था वो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर। ठीक है, अच्छा ये सब क्या है भाई बताओ, क्या बोलेंगे, पेज वाइज क्लासेस के मेथड, वही क्या कहेंगे, पेज वाइज मेथड्स। पेज वाइज क्या है, ये मेथड्स हैं जो पेज में फंक्शनलिटीज हैं, उन्हीं के लिए पेज वाइज जो क्लास बनाई है उनके अंदर क्या बनाए हैं, मेथड। ठीक है, अब बताओ
जरा ध्यान से देखो, ये जो तुमने मेथड बनाया है, ध्यान से देखो इसको। इस मेथड के अंदर क्या है? कोड में क्या है? दो चीजें, एक है लॉजिक, मतलब लॉजिक वही जो मेथड कॉल किए हैं वो मेरा क्या है? लॉजिक है। और प्लस दूसरा है क्या? मतलब एक तो है कि हमें काम क्या करना है और दूसरा है कि वो काम हमें कहाँ करना है। तो देखो मेथड के अंदर ही दोनों चीजें हैं ना। बोलो मेथड के अंदर ही क्या है? तुम ही बताओ, सब लोग देख लो अपनी आंख से, बताओ मेथड के अंदर क्या है? दो चीजें हैं, तुमको दिख रही हैं। हर मेथड में देखो, किसी भी मेथड में चले जाओ, इस मेथड में चले जाओ, क्या है? मेथड में दो चीजें हैं, एक तो जेनेरिक मेथड्स और दूसरे क्या? लोकेटर, है ना। अच्छा एक चीज और देखो जरा ध्यान से सब लोग, यूजर नाम का लोकेटर कितनी बार यूज हुआ है? एक बार वैलिड लॉगिन में यूज हुआ है, तो उसका वेब एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? और एक बार कहाँ यूज हुआ है? वैलिड लॉगिन में यूज हुआ। ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही पेज क्लास के कई मेथड्स के अंदर एक ही वेब एलिमेंट बार बार क्या होगा, जिसे तुम देख रहे हो। लॉगिन पेज के अंदर ही दो मेथड हैं और दोनों में ही क्या यूज हो रहा है? यूजर नेम। देख लो भाई सब लोग, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वैलिड लॉगिन और इनवैलिड लॉगिन। लेकिन सोचो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि दोनों बार हम अलग अलग वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन जरा सोचो ध्यान से, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, ये जो वेब एलिमेंट का यूजर नेम का ऑब्जेक्ट था उसको हम बना दें क्या? एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल। बोलो ये जो तुमको नॉन स्टैटिक वेरिएबल ही तो है ना ये। अगर ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल, भाई देखो लोकल वेरिएबल में था तो मेथड के अंदर यूज करा था, दूसरे मेथड में फिर से बना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में डाल दे तो उस क्लास का कोई भी मेथड यूज कर सकता है ना। फिर इस WE यूजर नेम को यहां भी यूज कर ले और कहां यूज कर ले? यहां भी यूज कर ना। तो मेरा कहने का मतलब है जितने भी आपके वेब एलिमेंट यूज हो रहे हैं, सारे वेब एलिमेंट को हम कहेंगे उठा के रख दो कहां? सबका बना दो क्या? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सबका बना दो नॉन स्टैटिक क्या? वेरिएबल। क्या फायदा मिलेगा? अब हर बार तुम्हें बस देखो तो कोड छोटा नहीं हो गया। पहले दो बार वेब एलिमेंट बना रहे थे ना, अब कितनी बार बना रहे हो? भाई एक बार बना दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल में रख दोगे तो क्या फायदा होगा? अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल रख दोगे तो उस क्लास का कोई भी मेथड उसको यूज कर सकता है। कोड पहले से छोटा हो गया, पहला बेनिफिट। और दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट कि इस पेज क्लास को तो देखो, इसके मेथड्स हो गए सारे नीचे और लोकेटर्स हो गए सारे ऊपर। तो कल को अगर तुम्हें एक्स पाथ चेंज करना हुआ तो तुम्हें मेथड में जाके सिर मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है जितने वेब एलिमेंट ऊपर एक जगह रखे हैं, सारे मेथड कहाँ हैं? नीचे एक जगह रखे हैं तुम्हारे टीम में। अगर मान लो तुम्हें लॉजिकल चेंज नहीं करना, तुम्हें लॉजिक में मेथड में चेंज नहीं करना है, सिर्फ वेब एक्स पाथ बदलना है, तो तुमको मेथड में जाके झांकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ कहाँ देखना है?
क्योंकि सारे वेरिएबल हमने क्या कर दिए, सॉरी सारे वेब एलिमेंट हमने कहाँ कर दिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तो जिससे कि सारे वेरिएबल्स को आप इस क्लास में यूज कर सकते हैं। तो बस इतना करिए आप आज कि